नमस्कार मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी अभ्युदय क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप सभी अवगत होंगे, आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्लास इससे पहले चल चुका है। करंट अफेयर्स में आप सभी के 3-4 लेक्चर हुए थे, तब तक कोरोना की त्रासदी पुनः आरंभ हो गई और मार्च महीने में, मार्च के लास्ट वीक में कोरोना कर्फ्यू के कारण आप लोगों की क्लास सस्पेंड हो गई। इधर कंटिन्यूअस क्लास सस्पेंड ही रहा, पुनः कोरोना कर्फ्यू लगभग समाप्त हो गया है, सारी गतिविधियाँ ओपन हो गई हैं और इस अंतराल में आप लोगों के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुए थे और अब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कमीशन द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है। IAS और IPCS, UPSC एंड UPPSC आप सभी का IAS और PCS का बैच है, जिसमें आप लोग जो है करंट अफेयर पोर्शन कंटिन्यूअस कर रहे हैं। ये 10 अक्टूबर 10 IAS PT की डेट है और PCS की अक्टूबर 24। तो मेनली यहाँ पर आप लोग PCS पर कंसंट्रेट हैं और जो लोग IAS, बहुत सारे लोग इसमें IAS कीजिए। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर इस लिहाज से आप लोगों के पास 4 मंथ्स लगभग है। तो आप लोग सब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इत्मीनान तरीके से 4 महीने में करंट अफेयर्स का पोर्शन तैयार कर सकते हैं। पहले की क्लासेस में जब करंट अफेयर्स पोर्शन मैंने शुरू किया था, तो आप सबको ये बताया गया था कि करंट अफेयर्स GS फर्स्ट पोर्शन, GS फर्स्ट PCS और दोनों IAS दोनों के लिए ही करंट अफेयर्स पोर्शन जो है काफ़ी मायने रखता है। 150 आप 10 ईयर्स में पेपर उठा करके देख लें आप सभी जो है, तो लगभग 150 में 35 to 45 क्वेश्चन करंट अफेयर्स ये रखे रहते हैं पेपर में और ये लगभग 30% पोर्शन हुआ। पेपर का 30% पोर्शन जो है करंट अफेयर्स कवर करता है। तो आप सब इसी से समझ गए होंगे कि करंट अफेयर्स IAS PCS पेपर 1 में कितनी अधिक वैल्यू है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पोर्शन हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल, इकोनॉमी, साइंस स्टेट, एग्रीकल्चर, सब जो है 70% में इंक्लूडेड आ जाते हैं। 30% पोर्शन ये आपके पेपर का कवर कर रहा है, इसलिए करंट अफेयर्स पोर्शन पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, करंट अफेयर्स को तैयार करना, पढ़ना, समझना बहुत आसान सी बात है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अपने नॉलेज को अपडेट करना रहता है, जो समसामयिक घटनाएं हैं उन्हीं पर मिला रखनी होती है। कोई बैकिंग की ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए, या कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रहता है। और ये इंटरेस्टिंग भी है, ये तो आम आदमी जो है समझना चाहता है कि हमारे आसपास देश दुनिया में क्या घटनाएं चल रही हैं। एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को ये सब की जानकारी होनी चाहिए। तो आप कंप्यूटर में आपके लिए यह पोर्शन बहुत ही आसान हो जाता है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में करंट अफेयर्स के लगभग 4 लेक्चर आपके करंट अफेयर्स इसके पहले चल चुके थे। मैंने स्टार्ट किया था, 4 लेक्चर आपके हो चुके थे। तो करंट अफेयर्स के बारे में मैंने ये बताया था कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हुआ जो है
गलतियाँ थी, आप लोग लगभग उस पर ध्यान ना दिए होंगे, तो इसलिए जो है फिर से वो टॉपिक में रिवाइज कर दे रहा हूँ। वो फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन पोर्शन ये है लगभग। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे जरूरी है मंथ पेपर्स, न्यूज़ पेपर्स आप लीजिए जो है PCS के या IAS के चाहे जो भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का जो है सबसे पहला तरीका ये है कि आप कोई ना कोई डेली का न्यूज़ पेपर लीजिए। इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PTC, जनसत्ता हिंदी, ये मेनली IAS के लिए है। आप सभी में से जो IAS देना चाहते हैं वो बेसिकली द हिंदू न्यूज़पेपर लेते रहिए, उसका अध्ययन बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जो प्राइमरी परदेश के बच्चे हैं जिनमें यहाँ द हिंदू, जनसत्ता ये सब पेपर नहीं अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम के लिए जो है आप सभी कोई भी एक पेपर दैनिक जागरण, अमर उजाला या हिंदुस्तान, इसमें से कोई भी एक पेपर चूज कर लीजिए जो आप लोगों को अवेलेबल हो, अच्छा लगे। जो है दैनिक जागरण ले सकते हैं, अमर उजाला और इंग्लिश हिंदुस्तान, इंग्लिश में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी मीडियम की जनसत्ता जो है। इसमें से कोई भी एक, केवल एक पेपर आप ले सकते हैं, आपको लेना है जो है करंट अफेयर्स पोर्शन की तैयारी करना चाहिए। अब पेपर में से क्या करना है जो है डोमेन में आप लोग इतने समझदार हैं कि ये समझ सकते हैं कि परीक्षाओं में कौन से जो है घटनाएं इसमें से आ सकती हैं। कोई जो है नेशनल इवेंट हो, इंटरनेशनल इवेंट कोई हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिकी, खेल समाचार, बिजनेस का पोर्शन आर्थिकी जो होता है, उन सबको आप पढ़िए जो है। और जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप पढ़ेंगे, खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा कि हमारी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें इस पेपर में इम्पॉर्टेंट है। तो उसको, उन पॉइंट्स को जो है आप सबको डेली का डेली नोट्स बनाना है जो है। एक कॉपी बना लीजिए जो है, मॉर्निंग पेपर लीजिए, आधे घंटे 45 मिनट में जो है जो मेन बातें हैं उनको पॉइंट करके जो है आप लिख लीजिए। तो ये जो है सबसे मेन वर्क आपका करंट अफेयर्स तैयार करने का जो है पेपर स्टडी, पेपर नोट्स जो है ये बनाने हैं। दूसरी बात, एक मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, घटना चक्र, आप कोई भी चूज कर लीजिए जो है, कोई आप लोग कोई भी चूज कर लीजिए, कोई भी एक मैगजीन, मंथली मैगजीन आपके पास होनी चाहिए, आप उसका अध्ययन करेंगे। घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल, इसमें से जो है आप कोई एक जो है ले लीजिए। फिर थर्ड बात क्या आती है, तीसरी बात जो है करंट अफेयर्स के लिए हर एग्जाम के पहले बहुत सारी बुक स्टॉल पर जाइए, बहुत सारी मैगजीन अवेलेबल आ जाती हैं, अवेलेबल होती हैं वार्षिकी, अर्धवार्षिकी के रूप में, जिसमें पिछले साल भर के घटनाक्रम दिए रहते हैं। वार्षिकी में साल भर के और आपकी अर्धवार्षिकी में विगत 6 महीने के इम्पॉर्टेंट घटना चक्र जो है दिए रहते हैं। तो एग्जाम के पहले जब आए 15 दिन पहले जो है आप वो एक मैगजीन ले लीजिए करंट अफेयर्स की, वार्षिकी, अर्धवार्षिकी या एग्जाम के पहले बहुत सारी आती है, कोई उसमें से चूज कर लीजिए जो है आप ले सकते हैं। दृष्टि की आती है, घटना चक्र दृष्टि, घटनासार, क्रॉनिकल पैनोरमा, PTC बहुत सारी आती है, वो विस्तार पर आ जाएंगे। तो इसमें से कोई दो ले लीजिए, दो चूज कर लीजिए, एक पेपर ले लीजिए जो है, और मंथली मैगजीन एक बेसिकली जो है
प्रतियोगिता दर्पण, इससे आप लोगों का काम चल जाएगा जो है करंट अफेयर्स पोर्शन। ठीक, तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई। करंट अफेयर्स पोर्शन जीके फर्स्ट में जो है करंट अफेयर्स की कितनी वैल्यूएशन है, कितनी महत्ता है, ये 30% कोर्स पेपर का पोर्शन कवर कर रहा है। और कहाँ से पढ़ने हैं ये मैंने आपको बतला दिया है, आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए। और यहाँ जो क्लास में आपको करंट अफेयर्स बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको तो पढ़ ही रहेंगे। अब करंट अफेयर्स को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है जो है पढ़ने के लिए, आसानी होने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए जो है उससे कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आप चाहे जो जिस मैगजीन को लेंगे जो है, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, घटना चक्र हो, घटनासार, आपका परीक्षा मंथन की भी आती है, तो उसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक्स का डिवाइडेशन होता है, सिलेबस का डिवाइडेशन होता है, कई टॉपिक्स में जो है डिवाइड कर दिए गए हैं। तो फट जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी एवं वाणिज्यिकी, आर्थिक वाणिज्यिक पोर्शन, विधिक परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेलकूद, स्पोर्ट्स। ये करंट अफेयर्स के आपके जो है मेन टॉपिक्स हैं। इतने जो है 6 ब्रॉड टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स हैं जो है। कोई भी मैगजीन लीजिएगा आप जो है विषय सूची में, आप उसको देखिएगा, इन सब में, इन टॉपिक्स में जो है करंट अफेयर्स की मैगजीन को डिवाइड किया जाता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम मतलब अपने अंदर, देश के अंदर जो है क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट घटनाएं चल रही हैं, हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक, विधिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेलकूद से संबंधित है। पेपर में इसके भी अलग पेजेज होते हैं, इसके भी अलग पेजेज होते हैं। और आर्थिक वाणिज्यिक आप सब लोग पेपर बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, समझते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से दिया जाता है। यहाँ तक हो गया मेन टॉपिक्स। इसके बाद आता है पुरस्कार सम्मान। सम्मेलन महोत्सव, पुरस्कार सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। खेल जगत के पुरस्कार होते हैं। आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, किसी द्रोणाचार्य अवार्ड, या साहित्य के ज्ञानपीठ, सरस्वती, रमन मैग्सेसे, इस तरीके से बहुत सारे जो है गांधी अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार, नोबेल प्राइज, ये सब होते हैं। इनमें से क्वेश्चन जरूर रखे रहते हैं, एक या दो क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद सम्मेलन महोत्सव, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर। G7, G8, आसियान, ब्रिक्स, ये सब सम्मेलन कहाँ तो ये आयोजित किए गए जो है, और क्या क्या मेन थीम रही, क्या बातें निकल के आई जो है, ये आपको पढ़ना है। फिर चर्चित व्यक्तित्व, करंट में जो है चर्चित व्यक्तित्व में चाहे जैसे चर्चित हो आपकी नियुक्ति, निधन, या चर्चित होने के लिए किसी के जो है अन्य बातें हो सकती हैं। तो
समय जो है, इस समय चर्चित व्यक्तित्व में आए, इसका मृत्यु हुआ, इसका निधन हुआ या किन कारणों से कोई व्यक्ति चर्चित हुआ, उसको पढ़ना है आपको। चर्चित स्थल, चर्चित पुस्तकें, समिति आयोग, ऑपरेशन अभियान, पीटीसी, यूपीसी, नदी में जो है, इसमें से लगभग जो है हर पोर्शन से एक या दो क्वेश्चन आप पेपर उठा करके देखिए, जो है आपके पेपर में जीएस पार्ट 1 में जो है रखे रहते हैं। पुरस्कार सम्मान से एक दो क्वेश्चन, सम्मेलन महोत्सव से, तहसील व्यक्तित्व नियुक्ति और निधन से, चर्चित स्थल, पुस्तकें, समितियां, आयोग, ऑपरेशन, आर्थिकी। आप जो है जीएस की कोई भी मैगजीन करंट अफेयर्स की जो है उठा करके देखेंगे, इन सब में जो है, इन सब टॉपिक्स में जो है डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसके बाद प्रश्न उठता है, क्वेश्चन राइज होता है कि आप सबको करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है कितने विगत, कितने मंथ का, कितने दिनों का जो है घटनाक्रम को इंक्लूड किया जाए, जो है कितना पढ़ा जाए, जो है पिछली कितने महीनों की घटनाओं का अध्ययन हम करें। तो अमूमन ये देखा जा रहा है कि लगभग 10 मंथ्स आपके पेपर्स अक्टूबर महीने में हैं, तो लास्ट पेमेंट्स लगभग अगस्त 20 से आप सब करंट अफेयर्स की घटनाएं पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगस्त 20 से लेकर के जो है लगभग पूरे सितंबर तक कवर रहेगा आपके इसमें भी पीछे। तो इस तरीके से आपके 10 मंथ्स के जो है घटनाओं को पढ़ना रहेगा 10 मंथ्स की। तो इस समय जब करंट अफेयर्स का पोर्शन मैंने 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर आपके हो चुके थे, उसमें ये सारी बातें वो आज बताई, सारी बातें बताई जा चुकी थी। इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ था कोविड-19, क्योंकि वो बहुत ही बर्निंग समसामयिक टॉपिक था। कोरोना की एक लहर, फर्स्ट वेव जो है लगभग समापन की तरफ थी मार्च में, और वहीं से जो है सेकेंड वेव की स्टार्टिंग थी। तो जब पहले करंट अफेयर्स का पोर्शन आप लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ, तो इस कारण जो है कोविड-19 की घटनाएं आप सबको कोविड-19 टॉपिक कवर किया गया था। उसमें आप सबको कोविड-19 के बारे में सारे घटनाक्रम, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए थे। कोविड-19 की हिस्ट्री, कोविड-19 क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, टीकाकरण, जांच और क्या क्या मेन घटनाएं हुई कालक्रम के अनुसार, सारे डिटेल्स में आप लोगों को 2 लेक्चर में बताए गए थे। आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से पढ़ा। इसके बाद स्टार्टिंग पोर्शन हुआ था आप सबका बजट का। आप सब पढ़े होंगे, बजट का एक लेक्चर लिया गया था, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम कोरोना त्रस्ती के कारण पोस्टपोन हो गए थे, जो कि जून महीने में रखा गया था एग्ज़ाम। इसलिए करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक पोर्शन नहीं पढ़ाया गया था। सोचा ये गया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, पता नहीं कब वो एग्ज़ाम जो है फ्यूचर में, तो जब एग्ज़ाम होगा उस हिसाब से करंट अफेयर्स का पोर्शन डील किया जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स में जो करंट चीज़ें पढ़नी रहती हैं, ये टाइम के अनुसार होता है। नहीं कि आप जो है जैसे जीएस में हिस्ट्री जाग्राफी पोल इकोनॉमी पढ़ लीजिए, वो कभी भी परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स में वो जो है विगत 10 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स की घटनाएं ही पूछी जाएंगी। इसलिए जो है प्रॉपरली करंट अफेयर्स के घटनाक्रम आपको नहीं स्टार्ट किए गए थे, क्योंकि एग्जामिनेशन का कोई श्योरिटी नहीं थी कि कब एग्जामिनेशन हो जाएगा।
सब एग्जाम हो जाए। तो इसलिए बजट का पोर्शन आपका कोविड-19 पोर्शन डील करके जो है एक लेक्चर बजट का हुआ था और उसे ही हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं बजट पोर्शन आपका। मित्रों, बजट आप लोगों के लिए कोई नई शब्दावली नहीं है। आप लोग छुटपन से ही जो है ये सुनते आए हैं बजट 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 जो है। हमारा बजट बिगड़ गया, हमारा बजट नहीं सही है, आप अपने बजट में चलिए। तो बजट एक आम शब्दावली है जिससे आप लोग जो है भली प्रकार से परिचित हैं व्यवहारिक रूप में। लेकिन यहाँ सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन आप सबको करना है। बजट के जो है प्रिंसिपल सैद्धांतिक पक्ष क्या है। मित्रों, बजट को इस तरीके से समझा जा सकता है, हिसाब किताब जो है, हिसाब किताब रखना, पैसे के खर्च का जो है अपना हिसाब किताब तैयार करना, मेंटेन रखना, वो एक बजट बना। जैसे घर का खर्चा चलाना है जो है, तो घर का मुखिया उसे मालूम है कि हमारी मंथली इनकम कितनी है जो है, हमें कितने विभिन्न सोर्सों से जो है महीने में कितनी इनकम हो रही है, कितनी आय प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार कौन कौन से सामान खरीदने हैं, कौन कौन से हमें कार्य करने हैं जो है एक सिंपली आउटलाइन खींच लेता है। गेहूँ चावल दाल खाने पर जो है हमारा इतना रुपया खर्च हो जाएगा, सब्जी पर इतना खर्च हो जाएगा, कपड़े पर इतना खर्च हो जाएगा, दवाइयों में इतना लगता है, बच्चों की पढ़ाई में इतना लगता है, वो भी इतने रुपए जो है, इससे एक आउटलाइन वो मतलब बना लेता है अपने खर्चे का। आप अपने घर में ही देखते सुनते होंगे जो है कि मतलब किस किस पोर्शन पर कितने रुपए मुझे एक्सपेक्ट करने हैं, खर्च करने हैं जो है। तो बजट बनाया जाता है। छोटे घर को चलाने के लिए भी जो है सही तरीका ये है कि एक बजट बना लिया जाए जो है। आप लोग हमेशा ही प्रायः ही सुनते रहते, बजट शब्दावली सुनते रहते हैं। तो बजट यही चीज़ है जो है अपने आय व्यय का हिसाब किताब मेंटेन करना, रखना जो है। और इस बजट के कई फायदे होते हैं। ये वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन देता है। यहाँ पर दो बातें होती हैं, एक नीड्स और दूसरी वांट्स। नीड्स क्या है? आपको या एक आम आदमी को सामान्य जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं आवश्यक होती हैं, जो संसाधन आवश्यक होते हैं, वही आपकी नीड्स है जो है, जिनके बिना आपका सामान्य जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। रोटी कपड़ा मकान, जैसे गेहूँ चावल दाल आटा, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, ये सब आपकी बेसिक नीड्स है जो है। बिजली है, पानी है, बेसिक नीड्स है, ये सभी आपकी जो कि एक सामान्य जीवन चलाने के लिए आम आदमी को आवश्यक होती है जो है, बिना इनके काम नहीं चल सकता। तो ये आपकी नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, जरूरी चीज़ें होती हैं, इनको आपको जुटाना ही जुटाना है। और दूसरी तरफ क्या होती हैं आपके, दूसरी तरफ वांट्स, इच्छाएं, डिजायर जो है कि हमारी क्या इच्छाएं हैं। किसी की इच्छा हो गई जो है चलिए रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए, PVR में बढ़िया मूवी देखा जाए जो है, हमारे पास वो है अच्छी 20-25 लाख की फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ होनी चाहिए, किसी की इच्छा होती है, वांट्स होती है। लेकिन उसके बाद जो है संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है जो है इन सब पर पे करने के लिए। तो बजट क्या देता है हमें जो है, बजट इसीलिए बनाना चाहिए कि ये हमारे नीड्स और वांट्स, क्योंकि
हमारे पास इतने सामान्य आदमी के पास, सामान्य व्यक्ति के पास इतने संसाधन नहीं होते कि ये दोनों पूरी कर सके, नीड्स भी उसकी पूरी हो जाए और वांट्स भी पूरी हो जाए। नीड्स तो जो है लिमिटेड होती हैं और वांट्स जो है अनलिमिटेड होती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये इनफाइनाइट वांट्स होती है। एक वांट्स फुलफिल होने के बाद आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी शुरू हो जाती है जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाते हैं। यदि बजट ना बनाया जाए, आम आदमी, सामान्य व्यक्ति है जो है, उसकी मान लीजिए इनकम 20-25-30 हज़ार रुपये है, तो यदि वह बजट नहीं बनाता है तो हो सकता है कि अपने नीड्स को कम करके इसका जो है वो एक्सपेंड अधिक कर दे, जो है अपने खान पान पर अधिक खर्च कर दे, जो है गाड़ियाँ कलेक्ट करने में या आईफोन खरीदने में स्पेंड कर दे, तो इस पर, क्योंकि उसके पास संसाधन तो लिमिटेड हैं, पैसे लिमिटेड हैं, आय लिमिटेड है, जो है प्राप्तियाँ लिमिटेड हैं, जो है तो यदि इस पर खर्च कर देगा तो यहाँ उसकी कमी हो जाएगी, जो है और ये पता लगेगा कि वो अपने वांट्स को, अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए उस पर पैसे खर्च कर दे रहा है। और एक स्थिति आती है कि वो जब नहीं फुलफिल कर पाता है अपने संसाधनों से तो उधार लेता है, कर्ज लेता है अपने मित्रों से, दूसरे किसी से, जो है और वो कर्ज की बोझ में इस तरीके से फंसता चला जाता है। मतलब उसके समझ में नीड्स और वांट्स में जो है एडजस्टमेंट नहीं है, संतुलन नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है, जो है तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पहले बजट नहीं तैयार किया, जो है यदि उसने पहले बजट तैयार किया होता, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन किया होता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया होता, तो हमारी नीड्स क्या क्या है, हमारी वांट्स क्या क्या है, संसाधन हमारे क्या क्या है, किस पर कितने रुपए खर्च करने हैं, तो ये वो बजट बनाता तो यहाँ पर ना लिखता, जो है यहाँ पर बहुत कम वांट्स ही लिखता, जो है और पहले इसको फुलफिल करने की कोशिश करता। तो जो बजट बनाता, जो एस्टीमेट बनाता कि हमें जो है मंथली इनकम इतनी है, इस पर इतने रुपए खर्च करने हैं, इतने रुपए खर्च करने हैं, उसे हिसाब किताब मालूम हो जाता, तो उसमें ये डिसबैलेंसिंग ना आती, जो है वो कर्ज में ना डूबता, जो है तो ये वित्तीय अनुशासन देता है, मतलब अपने पैसे को सही तरीके से खर्च करना, जो है एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी जरूरी है। और इसी तरीके से राज्य सरकार और देश तो बहुत बड़ा होता है, जो है बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, बहुत जनसंख्या होती है, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, काम करने होते हैं, इसलिए वहाँ तो बजट बहुत ही जरूरी है। तो जब छोटे स्तर पर बजट की इतनी आवश्यकता है तो आप सोच सकते हैं मित्रों की राज्य और देश के लिए बजट की कितनी महत्ता है। ठीक, तो हमारा ख्याल है कि आप लोग बजट के बारे में जो है लगभग समझ गए होंगे कि बजट क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके फायदे क्या होते हैं। एक नाम आप सभी ने सुना होगा, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट बहुत बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन हैं, संयुक्त राज्य यूएसए के। तो इनका ये मानना है कि यदि इनका एक स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है, यदि आप गैर जरूरी सामानों को खरीदते हैं, यदि आप गैर जरूरी सामानों को खरीदते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जरूरी सामानों को बेचना पड़ेगा। मतलब यदि आप गैर जरूरी सामान खरीदते हैं, जो है जो आपके सामान्य जीवन के लिए जरूरी नहीं है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इतनी दिवालिया हो जाएंगे कि जो आपके पास कुछ जरूरत की सामग्री भी है उसे बेचना पड़ेगा, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो जरूरी गैर जरूरी क्या है, क्या खरीदना है, ये बजट मुझे बताता है, बजट से पता लगता है। यदि हम बजट बनाएंगे तो ये स्थिति नहीं आएगी। वॉरेन बफेट का दूसरा स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, पैसा कभी मत गवाइए। पैसा, धन, मनी कभी मत गवाइए।
नियम नंबर 1, वार्डन बटोट का नियम नंबर 1। और नियम नंबर 2 जो है, रूल सेकेंड है कि रूल फर्स्ट को कभी मत भूलिए। रूल फर्स्ट उन्होंने कहा कि मनी, पैसा जो है, धन कभी मत गंवाइए, मतलब कभी इसका अपव्यय मत करिए, अनावश्यक चीजों पर मत खर्च करिए। और सेकंड रूल ये है कि रूल 1 को कभी मत भूलिए, इसका हमेशा आजीवन पालन करिए। तो ये सब बजटिंग से जो है ये हमारी समझ में आती है। बजटिंग जब बजट बनाते हैं तो ये समझ में आता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, इस तरीके से आप पैसा नहीं गंवाएंगे। तो वारेन बफेट के 2 स्टेटमेंट, यदि आप अनावश्यक चीज़ों पर, गैर जरूरी चीज़ों पर व्यय करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आवश्यक चीज़ें बेचनी पड़ेगी। और सेकंड जो है रूल, पैसा या धन कभी मत गंवाइए, रूल 1 को कभी मत भूलिए। सोचिए इतने बड़े बिजनेसमैन जो है, इतने बड़े अमीर व्यक्ति जो है, कभी दुनिया के नंबर 1 की अमीर है, लेकिन ये भी आप बजटिंग, मतलब ये कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है कि एक पैसा भी कभी मत गंवाइए, जो है पैसा का अपव्यय मत करिए, जो है पैसा का सम्मान करिए, करना सीखिए। अपव्यय करना मतलब आपके वांट्स जो है, डिजायर को पूरा करना जबकि आवश्यक है। सामान्य जीवन जीने के लिए जो है एक आम व्यक्ति को सामान्य जीवन जीना होता है तो उसे अपने नीड्स पर खर्च करने चाहिए। क्योंकि यदि आपके पास, सामान्य व्यक्ति के पास फॉर्च्यूनर नहीं है, आईफोन नहीं है, एरोप्लेन से यात्रा नहीं कर रहा है, तो उसका जीवन रुकेगा नहीं, जो है सामान्य जीवन उसका बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन यदि इस पर वो खर्च करता है तो ये जीवन बाधित होगा और उसके बाद वो उसके सामने जो है समस्याएं आएंगी। तो ये सब मैनेजमेंट होता है बजट से। जब आप बजट बनाएंगे तो आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन करेंगे और आपका जीवन, आपकी अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी तरीके से चलती रहेगी। बजट इसीलिए बनाया जाता है कि पैसे का अपव्यय ना हो, हमारे पास सीमित संसाधन हैं, आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, जो है उन संसाधनों से आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे किया जाए। उसी प्रकार से गवर्नमेंट के पास संसाधन सीमित हैं, वित्त सीमित हैं, फाइनेंस सीमित हैं और काम बहुत हैं। सड़कें बनाना है, बिजली बनाना है, पुल बनाना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई जो है, कल्याणकारी योजनाएं चलानी है, बहुत विभाग की जो है, लेकिन पैसा सीमित है जो है, तो उसको किस तरीके से जो है अच्छी तरीके से कहाँ व्यय किया जाता है, एक इसका आउटलाइन कुछ लिया जाता है। गवर्नमेंट सरकार भी जो है उसे बजटिंग बजट का अब हम बजट के हिस्ट्री पर जो है, क्योंकि मुझे हम लोगों को, आप सभी को फर्स्ट पर यूनियन बजट पढ़ना है, तो हम लोग बजट 2021-22 स्टार्ट करते हैं। यूनियन बजट पहले पढ़ना है, उसके बाद स्टेट बजट पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिक्स वाली में आंसर जो है कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है, बजट करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए बस 2020-21 आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। इस बजट 2021-22 को पढ़ने के लिए कुछ आपको इसके बजट की हिस्ट्री में बजट कैसे आरंभ हुआ, बजट कैसे बनता है जो है, ये पढ़ लेना आवश्यक है। और दूसरी बात, बजटिंग को समझने के लिए इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कुछ इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी इसमें आती है, जिसे बजट समझने के लिए आप लोगों को टर्मिनोलॉजी की, इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट की जो है समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले आज डायरेक्ट जो है बजटिंग 2021-22 ना शुरू करके कुछ
कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप बजट के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेंगे, बजट को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो उन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज को, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो बजट, बजट की स्टार्टिंग कब हुई, बजट की उत्पत्ति कब हुई? बजट की उत्पत्ति लैटिन फ्रांसीसी शब्द जो है बुल्गा से हुई है। बुल्गा, बुल्गा, लैटिन फ्रांसीसी शब्द बुल्गा। ठीक, बुल्गा मीन्स होता है चमड़े का थैला। क्योंकि फ्रांस में जब बजट पेश किया जाता था फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, तो बजट के दस्तावेज, बजट के पेपर डॉक्यूमेंट्स जो है एक चमड़े का थैला बना होता था, उसमें ले जाया जाता था संसद में, पार्लियामेंट में, असेंबली में जो है चमड़े का थैला जो है फाइनेंस मिनिस्टर ले जाते थे। इसलिए बुल्गा, बुल्गा का अर्थ जो है चमड़े का थैला वहीं से ले लिया गया। लैटिन फ्रांसीसी शब्द है, फिर फ्रांसीसी में इससे बना जो है बोगेट, बोगेट। पुनः फ्रांसीसी शब्द बुल्गा से बोगेट बना, फ्रांसीसी से फ्रेंच टर्मिनोलॉजी। इसके बाद इंग्लिश में आया जो है बोगेट बनकर के, अब फ्रेंच होकर के इंग्लिश में जो है ये बोगेट बना, और बोगेट से ही जो है इंग्लिश में बजट शब्दावली निकली है। बजट, बजट समझ गए। बजट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच लैटिन बुल्गा शब्द से हुई है, जिसका चमड़े का थैला होता था, इसको बिगड़ा हुआ वो बोगेट हुआ। अब बोगेट से इंग्लिश में बन करके ये बोगेट आया, बोगेट। और उसी से जो है बजट शब्दावली जो आज यूज की जा रही है, जो है आज प्रचलन में है बजट शब्दावली, ये इंग्लिश की शब्दावली आई यहाँ BUDGET बजट। तो ये बजट की उत्पत्ति हो गई, बजट शब्द की शब्दावली की उत्पत्ति। ओरिजिन कहाँ से है? बजट क्या है, मतलब परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में, व्यवहार में तो आप सब समझ गए कि बजट क्या है। मान लीजिए परिभाषा डेफिनेशन के रूप में बजट को समझना है, तो बजट एक वित्तीय दस्तावेज है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट जो है, बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें भविष्य की योजनाओं एवं उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण होता है। तो एक वित्तीय दस्तावेज है बजट, कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्स है, एक पेपर पर लिखी हुई बातें हैं कि हमारी प्राप्तियां क्या हैं और मुझे खर्च कितना करना है किसी भी वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में जो है एक वित्तीय दस्तावेज, फाइनेंशियल दस्तावेज है। तो बजट एक वित्तीय दस्तावेज होता है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय एवं व्यय का किसी वर्ष के लिए विवरण होता है, किसी वर्ष के आय एवं व्यय का विवरण होता है। तो किसी वर्ष की संभावित आय क्या है हमारी, कहाँ कहाँ से प्राप्तियां होंगी और किन किन पर खर्च करने हैं, उसी का लिखा हुआ वो प्रतिलिपि ही जो है बजट होता है। अब बजट शब्दावली संविधान में, भारत के संविधान में बजट की जो है व्यवस्था आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 वहाँ पर बजट की चर्चा है, लेकिन डायरेक्ट बजट शब्दावली संविधान में कहीं भी यूज नहीं की गई है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि बजट शब्दावली, बजट वर्ड का यूज संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। और बजट क्या है, बजट क्या है, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 112 112 में किया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति
मतलब वर्डिंग क्या है 112 की, भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। आर्टिकल 112 की शब्दावली इस प्रकार है, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत के दोनों प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की प्राकलित आय एवं व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे संविधान के इस भाग में संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। 112 आर्टिकल 112 यही कहती है। तो वहाँ पर बजट की चर्चा है जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण से कहा गया है, बजट शब्दावली यूज नहीं की गई है। और बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, आपका संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा, और एक बजट को संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है। बजट संसद के सदनों के समक्ष, सदन के समक्ष जो है रखवाने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति के। ये राष्ट्रपति के अधिकार से रखा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से इसे प्रस्तुत कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो बजट प्रस्तुतिकरण जो है सदन में फाइनेंस मिनिस्टर करता है, लेकिन बजट को प्रस्तुत करवाने का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान द्वारा यह अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। तो ये भारतीय संविधान की बात हो गई, आपके बजटिंग प्रोसेस की। बजट क्या है ये अच्छी तरीके से समझ गए। अब बजट, भारतीय बजट का इतिहास जो है, बजट का आरंभ कहाँ से हुआ जो है व्यवहारिक रूप में भारत में, तो सबसे पहले जो है 1860 में जब ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश हुकूमत थी 1860 1816, 18 फरवरी 1860 को तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन थे ब्रिटिश पीरियड में जो है, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के समक्ष जो है प्रथम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया गवर्नमेंट का, इंडिया का फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया था। 18 फरवरी 1860 को जो है ब्रिटिश पीरियड में फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन ने भारत का बजट प्रस्तुत किया था। तो इस तरीके से वो भारत की बजटिंग प्रोसेस के जन्मदाता माने जाते हैं। आपके जेम्स विल्सन तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर, भारत के बजटरी सिस्टम का जनक कौन है, ये जेम्स विल्सन होते हैं। इसके बाद ये ब्रिटिश पीरियड की बात कि भारत आज़ाद हुआ वो 26 नवंबर 1947 को। नवंबर 1947 को भारत आज़ाद हो चुका था। 26 नवंबर को आपका स्वतंत्र भारत का फर्स्ट बजट प्रस्तुत किया गया। आर्टिकल 1947 में फाइनेंस मिनिस्टर थे आर्टिकल जो है, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। ये जो है अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है अंतरिम सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर आर के खड़गोन ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया। इसके बाद गणतंत्र भारत का 26 जनवरी 1950 को जो है भारत गणतंत्र बना जो है, तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था।
जान मथाई। तो 3 बातें आप लोगों को 3 फैक्ट जो है, मतलब ये सब सारे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट के लिए आपको इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। जाने रहिए जो है 18 फरवरी 1860 को भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। जेम्स विल्सन फाइनेंस मिनिस्टर। इस तरीके से भारतीय बजटिंग प्रोसेस के जो है जनक कहलाए। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. खड़गोन। उसके बाद गणतंत्र भारत का फर्स्ट बजट जॉन मथाई, तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई द्वारा 1950 में प्रस्तुत किया गया। ठीक, ये बजट से संबंधित बातें हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री बजट जो है जनरली बजट आपके फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रस्तुत करते हैं, ये आप लोगों को बताया जा चुका है। और बजट को प्रस्तुत करवाने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ प्रधानमंत्री ने बजट प्रस्तुत किए हैं। तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, का बजट जो है प्रधानमंत्री नेहरू ने प्रस्तुत किया था। क्यों प्रस्तुत किया था? क्योंकि ये उस समय जो है 1890, 1858, 59 में फाइनेंस मिनिस्टर का भी चार्ज दिए थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, इसलिए जो है इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद श्रीमती गांधी ने प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री रहते हुए। श्रीमती गांधी 1970 का बजट प्रस्तुत किया, क्योंकि उस समय जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी थी, इंदिरा गांधी थी, इसलिए इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। ठीक, ये प्रधानमंत्री से संबंधित। उसके बाद कुछ प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी बजट प्रस्तुत किया। ये आपके फैक्ट। सबसे अधिक बार बजट इंडिया में, सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो है फैक्ट आपके मोरारजी देसाई, जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं हमारे, तो उन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। 6 बार फाइनेंस मिनिस्टर और 4 बार जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री। 6 बार जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में बजट प्रस्तुत किए हैं और 4 बार जब वो प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत किए थे। 10 बार। सबसे अधिक बार जो है भारत में बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई जी को है। इसके बाद पी चिदम्बरम है, जिन्होंने 8 बार बजट प्रस्तुत किया है। और कुछ फैक्ट इसके बारे में, बजट प्रस्तुतिकरण का समय जो है 5 PM पर होता था। बहुत पहले से ही ब्रिटिश पीरियड से ही चला आ रहा था। 5 PM पर बजट जो है 5 बजे शाम को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 2001 में ये परंपरा बदल गई। 2001 के बजट को 2001 में जो बजट प्रस्तुत हुआ उसे फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने प्रस्तुत किया और वो 11 AM पर दिन में 11 बजे जो है प्रस्तुत किया। अभी से जो है 2001 के बजट से इसका समय परिवर्तित होकर के 11 बजे हो गया। सेकेंड फैक्ट, फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को जो है प्रस्तुत किया जाता था ब्रिटिश हुकूमत से ही, जो है ब्रिटिश पीरियड से ही। लेकिन 2016 के बजट में 2016 के बजट का प्रस्तुतिकरण जो है फरवरी के फर्स्ट कार्य दिवस, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी मीन्स 1 फरवरी। यदि 1 फरवरी को छुट्टी है तो 2, 3, 4 इस तरीके से फरवरी हो जाते हैं। तो 2016 से बजट जो है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। ठीक, अब देखिए एक फैक्ट और रेल बजट। 1924 से रेल बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था। आपका रेल बजट, रेलवे डिपार्टमेंट का बजट 1924 से ही ये आम बजट का, जनरल बजट का हिस्सा नहीं था। जनरल बजट के पहले पेश किया जाता था कुछ दिन पहले,
और ये परंपरा 1924 से चली आ रही थी, लेकिन 1917 में 2017 तारीख 2017 का जब बजट प्रस्तुत हुआ, वो ज्वाइंट बजट, संयुक्त बजट, कंबाइंड बजट जो है प्रस्तुत हुआ, रेल विभाग का और सारे विभागों का बजट, आम बजट जो है एक साथ प्रस्तुत हुआ 2017 से। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन इनको जानना आप लोगों को बहुत आवश्यक था, इसलिए बता दिया गया। फर्स्ट लेडी, इंडिया की फर्स्ट लेडी जिन्होंने बजट प्रस्तुतिकरण किया, वो आप जान चुके हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में प्रथम महिला थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। उसके बाद दूसरी महिला 1921 में निर्मला सीतारामन, फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट प्रस्तुत करती चली आ रही है, और इन्होंने 1 फरवरी 2021 को जो बजट प्रस्तुत किया निर्मला सीतारामन जी का जो है ये तीसरा बजट है। तो ये महिला, दूसरी महिला जो है जिन्होंने बजट प्रस्तुतिकरण किया, ये सारे फैक्ट्स जो है आपके बजट के बारे में थे, तो जानना जरूरी है। इसके बाद कॉन्सेप्ट पोर्शन आता है बजट का, बजट की कुछ टर्मिनोलॉजी, बजट के कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है, अन्यथा आप बच्चों को बजट में क्या क्या बातें होती हैं नहीं समझ पाएंगे। तो बजट की शब्दावली, बजट की टर्मिनोलॉजी, बजट के कॉन्सेप्ट जो है ये आपका पोर्शन, क्योंकि कुछ लॉन्ग पोर्शन है, ज़्यादा टाइम लगेगा, इसे सेकेंड लेक्चर में, कल के लेक्चर में क्लियर किया जाता है। तो एक समरी रूप में जो है आप ये समझ लीजिए कि आज की क्लास में आप लोगों को क्या क्या डील किया गया, जो है क्या क्या बातें बताई गई। सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन GS पार्ट 1 30% जो है। इसके बाद कौन कौन से पार्ट कवर करने होते हैं, कौन कौन से पोर्शन, कौन कौन से टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स पोर्शन में आते हैं, कैसे पढ़ना है जो है। इसके बाद कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, डेली एक पेपर आप जो है, जब हिंदू जनसत्ता नहीं ले सकते हैं तो अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण हिंदुस्तान, कोई भी एक पेपर लीजिए। उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में हम बता चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खेलकूद, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक वाणिज्य जो है, पुरस्कार, सम्मान, चर्चित व्यक्ति, चर्चित समिति, आयोग, ये सब जो है इससे जो है रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, एक नोटबुक पर डेली जो है 5, 7, 8 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होंगे, 7, 8 पॉइंट को ये आप कवर करके लिखते चलिए। इसके बाद मंथली मैगजीन्स, प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, क्रांतिकाल, चाहे जो आप लीजिए जो है उसका अध्ययन करिए, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करते रहिए। फिर एग्जामिनेशन के पहले जो मैगजीन्स आती है, वार्षिकी, अर्धवार्षिकी या लास्ट 10 मंथ्स के जितने भी पोर्शन होते हैं करंट अफेयर्स के, उसमें जो है उस मैगजीन में दिए रखते हैं। आप एग्जामिनेशन के पहले जो अच्छी मैगजीन्स आती हैं जो है घटना चक्र, घटना साथ पतली पतली होती हैं, कोई भी 2 मैगजीन ले करके उसे अच्छी तरीके से अध्ययन करें, और जो क्लास में बताया जा रहा है उसको सुनते जाएं अच्छी तरीके से, चैतन्य हो करके, और अपने नोटबुक्स में वो पॉइंट नोट करते रहिए। इससे लगभग आपका जो है 75-80% जो है करंट अफेयर्स, जब दुर्भाग्य ना रहा तो 80% करंट अफेयर्स के पोर्शन आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत कम करंट अफेयर्स पोर्शन ऐसा पोर्शन है जिसमें बहुत कम टाइम ले करके जो है अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। इसके बाद आपका बजट क्या है, समझाया गया क्यों आवश्यकता पड़ती है, जो है सरकार, परिवार के लिए, सरकार के लिए क्या आवश्यकता है बजट बनाने की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इससे आता है। उसके बाद आपका ये पोर्शन डील किया गया कि बजट क्या है, संविधान में बजट कैसा है, बजट कैसे बांटित किया गया है। इसके बाद बजट के संबंध में कुछ फैक्ट्स, भारतीय बजटिंग प्रोसेस, बजटिंग व्यवस्था के संबंध में जो कुछ इम्पॉर्टेंट 8-10 फैक्ट हैं वो कवर किया गया। अब इसके बाद आपकी टर्मिनोलॉजी के पोर्शन, कॉन्सेप्ट के पोर्शन, बजट में जो शब्दावलियाँ आती हैं जो है,
जैसे पूंजीगत आय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, राजस्व आय, राजस्व घाटा, बचतीय खाता, ये सारे टर्मिनोलॉजी बार बार बजट में आएंगे जो है। तो जब तक ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक बजट जो है अच्छी तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए 2021-22 का बजट पढ़ाने के पहले, यूनियन बजट और स्टेट बजट पढ़ाने के पहले आपको उन टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है और उसकी कवरिंग जो है कल सेकंड लेक्चर में की जाएगी। आशा है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। धन्यवाद।